हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब जहाँ भी होंगे ठीक होंगे। अगर आप ये स्टोरी पहली बार सुन रहे हैं तो इसे पूरा समझने के लिए आपको इसका पिछला पार्ट ज़रूर देखना चाहिए। ये आखिरी पार्ट है। अतुल जी भी बाहर खड़े थे, जिन्हें देखकर दिव्या ने उनसे कहा, जाएं और एक बार मेरी मधु कैसी है वो चेक करके आएं। अतुल जी ने अपनी नज़र नीचे झुका ली, फिर जवाब दिया, मैं अब अपनी दूसरी बेटी का दुख नहीं देख पाऊंगा। मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। इधर मोहित एक बेंच पर बैठ गया था। उसने अपने दोनों हाथों से अपना हल्का सा चेहरा छुपा लिया था। उसके चेहरे के भाव ना तो शांत नजर आ रहे थे और न ही ज़्यादा घबराहट वाले। तभी उसके पास अर्जुन आकर बैठ गया और मोहित के कंधे पर हाथ रखकर बोला, फिक्र मत करो, तुम्हारी मधु को कुछ नहीं होगा। मोहित ने कुछ भी रिएक्ट नहीं किया। वो वैसे ही बैठा रहा जैसे पहले बैठा था। तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ऑपरेशन रूम से किसी छोटे बच्चे की रोने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर बेंच पर बैठे मोहित ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसकी भूरी आंखों से आंसू की बूंदें छलक आई, जो उसके गालों में फैल सी गई। वो समझ गया था कि मधु ने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। इधर दिव्या, रुक्मणी, करण, रोशनी, मानवी, अर्जुन सभी ऑपरेशन रूम के दरवाजे के पास जाकर खड़े हो गए और आपस में खुशी से बात करने लगे कि आखिर मधु को बेटी हुई है ना, या बेटा हुआ होगा। सभी यही सोच रहे थे कि एक नर्स ने ऑपरेशन रूम का दरवाज़ा खोला और खुश होते हुए बाहर आकर उसने कहा, बधाई हो मिस्टर अतुल, आपकी बेटी को बेटा हुआ है, आप नाना बन गए। अतुल जी जो कि कुछ दूरी पर खड़े थे, वो ये सुनकर खुश हो गए। उनके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट थी, पर उनकी आंखों में आंसू थे, जो खुशी गम के मिले जुले भाव थे। इधर रुक्मणी और दिव्या दोनों ही बच्चे को अपनी गोद में लेने के लिए आगे हाथ फैलाए, लेकिन एक दूसरे के हाथ देखकर तुरंत ही पीछे कर लिए। दोनों के चेहरे पर से मुस्कुराहट गायब थी और ये सभी ने देख लिया, जिसे मानवी आगे आई और नर्स के हाथ से बच्चे को लेकर दिव्या और रुक्मणी के बीच में रखते हुए कहने लगी, अब नानी और दादी दोनों ही जी भर के देख लीजिए मधु और मोहित की परछाई को। दोनों ही खुश हो गई। फिर रुक्मणी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और दिव्या ने बच्चे के चेहरे पर हाथ फिराया और रुक्मणी कहने लगी, इसकी आंखें तो बिल्कुल मोहित के जैसी है और पूरा नक्शा मेरा मोहित ही है। ये सुनकर दिव्या ने मानवी के हाथ से बच्चे को लिया और कहने लगी, हाँ लेकिन बनेगा बिल्कुल मेरी मधु के जैसा ना। और फिर हंसने लगी। रुक्मणी मुस्कुराई और दिव्या की बात पर हामी भरते हुए बोली, हाँ आपकी बात सही है, मधु एक बहुत ही समझदार लड़की है। फिर मानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे अब उस बच्चे के पापा से भी बच्चे को मिलवाओ। दिव्या कुछ कहने वाली थी कि करण ने दिव्या के हाथ से बच्चे को लेकर बोला, पहले मामा का हक होना चाहिए, फिर बाद में सभी का। करण ने बच्चे को हाथ में लिया ही था कि रोशनी आगे आई और करण के हाथ से बच्चे को लेकर बोली, मेरा तो डबल हक है, इसलिए मैं ही इसे लूँगी। मोहित अभी तक वहीं बैठा रहा और कुछ देर यूं ही सभी ने बच्चे को अपने हाथ में लिया। बच्चा बिल्कुल मोहित के जैसा था, उसकी आंखें भी उसके ही तरह थी, उसके ओठ गुलाबी थे और चेहरे पर एक चमक थी। फिर थोड़ी देर बाद रुक्मणी ने बच्चे को अपनी गोद में ले लिया और मोहित के पास ले आई और मोहित के सामने आकर खड़ी हो गई। फिर बोली, मोहित तुम्हारा बेटा। मोहित, जिसने काफ़ी समय से अपनी आंखें बंद की हुई थी, वो अपनी आंखें खोलकर उठ गया। उसने बच्चे की तरफ देखा, जो उसे ही देखकर मुस्कुरा रहा था। ये देखकर मोहित ने अपने कांपते हाथ आगे बढ़ाए और अपने बेटे को गोद में ले लिया। उसके सिर पर प्यार से चूम लिया। मोहित की आंखें अभी भी आंसुओं से भरी थी, जो उसकी आंखें बयां कर रही थी। फिर मोहित ने एक ही बात बोला, मेरा बेटा। 3 घंटे बाद मधु को वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया और सभी मधु को होश आने के बाद एक एक बार उससे मिल रहे थे। फिर बारी थी मोहित की। मोहित के कदम भारी हो गए थे। वो वार्ड के बाहर कुछ देर खड़ा रहा, फिर वो अंदर आया और मधु बेड पर बेसुध पड़ी दूसरी तरफ देख रही थी और मोहित ने दरवाज़ा बंद किया। फिर मधु की तरफ बढ़ते हुए बोला, मैंने सुना है कि तुमने मेरी कार्बन कॉपी को जन्म दिया है।
मधु जो कि दूसरी तरफ देख रही थी, वो हल्के से मुस्कुराई। फिर मोहित की तरफ देखकर, अपने पास सो रहे बच्चे की तरफ देखकर मुंह फुलाए हुए बोली, ये तो सिर्फ मेरे प्यार की निशानी है। ये सुनकर मोहित मुस्कुराया, फिर मधु के पास आकर बेड पर बैठ गया और बच्चे को अपने हाथ में लेते हुए कहने लगा, तुम्हें जिस निशानी का नाम देना है दो, पर हम इसका नाम क्या रखेंगे ये पहले सोचो। मधु ये सुनकर उदास हो गई, फिर उदासी से कहने लगी, मैं चाहती हूँ कि मेरी मॉम ने जो नाम इस बच्चे के लिए सोचा है वही रखे। मोहित ने मुस्कुराकर कहा, जैसा तुम चाहो, इस पर पहला हक तुम्हारा है। यह सुनकर मधु उठने की कोशिश करने लगी और मोहित ने आगे बढ़कर एक हाथ से मधु को सहारा देकर बेड के सहारे बैठाया। फिर मोहित ने उसे सवाल किया, वैसे क्या नाम होगा हमारे बच्चे का? मधु ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मेरी मॉम ने हमारे बच्चे का नाम आदित्य सोचा है। यह सुनकर मोहित मुस्कुराया, फिर मधु के करीब होकर बच्चे को मधु के तरफ करके बोला, हमारा आदित्य। मधु भी मुस्कुराई, फिर मोहित और आदित्य को गले से लगा लिया, फिर प्यार से जताते हुए कहने लगी, आदित्य, हमारा आदित्य। कुछ देर दोनों ने बातों की। उसके बाद मोहित ने मधु से कुछ सोचते हुए कहा, वैसे तुम्हारी 3 विश में से एक विश पूरी नहीं हुई ना? मधु सोचते हुए बोली, मेरी कौन सी विश थी वो? मोहित मुस्कुराया और बोला, यही जुड़वा बच्चों की। ये सुनकर मधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर ना में हिलाते हुए बोली, अच्छा हुआ कि मुझे जुड़वा बच्चे नहीं हुए, वरना मैं किसे संभालती, वही सोचती रह जाती। ये सुनकर मोहित ने मधु का हाथ पकड़ा और कहने लगा, थैंक यू मुझे इतना खूबसूरत गिफ्ट देने के लिए। मैं बयां भी नहीं कर सकता कितना मैं खुश हूँ। मधु ये सुनकर मुस्कुराई, फिर उदास होते हुए कहने लगी, वैसे हमारी लाइफ में कितनी सारी प्रॉब्लम आई। मोहित ने हाँ कहकर जवाब दिया, फिर आगे बोला, पर हमारा प्यार हमारे साथ रहा और हमें मिलाने की पूरी कोशिश हमेशा करती रही ना, और आज देखो साथ में हैं, अपने बच्चे के साथ भी। मधु ने जवाब दिया, हाँ आपने सही कहा, हमारा प्यार रंग लाया और अब हम हमेशा साथ रहेंगे। मोहित ने मधु के माथे पर चूम लिया, फिर आदित्य के माथे पर चूमते हुए बोला, अब हमारे बीच ये भी है, फिर हमें कोई जुदा नहीं कर सकता। मधु की आंखों में आंसू आ गए और उसने मोहित की बात पर हामी भर दी और मोहित की भी थोड़ी आंखें भर आई थी, जिसे देखकर मोहित ने फिर से मधु को गले से लगा लिया। यही तो होती है सच्चे प्यार की ताकत। जिस इंसान का मिलना भी मुश्किल होता है, वो सारी मुश्किल पार करके आखिर हमारे नफरत के प्यार को भी सच्चे प्यार में बदल देती है, जैसे मधु और मोहित को बदल दिया। 8 साल बाद एक 8 साल की छोटी सी बच्ची जो कि येलो फ्रॉक पहने हुए थी, वो बड़े से घर के गार्डन में किसी 8 साल के बच्चे के पीछे भाग रही थी। और ये थी छोटी बच्ची शालिनी, जो कि विनीत और कोमल की थी। तो वहीं जिसके पीछे वो भाग रही थी वो था आदित्य, मोहित और मधु का बेटा। आज कोमल मधु और मोहित के घर आई थी, क्योंकि किसी स्पेशल के लिए घर को सजाना था। इन 8 साल में काफ़ी कुछ बदल गया था। मधु ने आदित्य के 15 महीने के होते ही करण के साथ अपनी माँ की कंपनी को संभालना शुरू कर दिया था, वो भी मोहित के काफ़ी कुछ कहने के बाद। फिर उसने काफ़ी मेहनत की और तब जाकर वो एक आलसी लड़की से मेहनत लड़की बनी। पहले तो मधु ने फिर से डिज़ाइनर बनने का सोचा, पर वो सिर्फ उसका एक ख्वाब था, जिसे वो ये सोचकर पीछे हट गई कि वो डिज़ाइनर के लिए नहीं बनी है। तो वहीं कोमल अपनी बच्ची के साथ ही पूरा दिन रहती थी। उसके लिए उसका सब कुछ शालिनी ही थी। यहाँ तक कि शालिनी को छोटी सी चोट भी लगती थी तो कोमल को ये बर्दाश्त नहीं होता था। इनफैक्ट वो शालिनी के साथ रोती थी और इन दोनों को संभालना बेचारे विनीत को पड़ता था। तो वहीं मानवी अभी तक माँ नहीं बनी थी, क्योंकि उसे अपने बच्चे के लिए एक अच्छा फ्यूचर सोचना था, तभी उसने बच्चे के बारे में सोचना था। ये सब सोचकर मानवी ने अपनी राय अर्जुन से कही, तो अर्जुन बेचारा उसके इस फैसले को कैसे मना कर सकता था। वो मानवी की खुशी के लिए मान गया था। वो चाहता था जब मानवी चाहे तभी वो बच्चे के बारे में सोचेंगे। तो वहीं करण और रोशनी के साथ रोहान तो था। कृति को जब
चोट लगने से ऑपरेशन करना पड़ा था, ये वही बच्चा था। बस मधु डॉक्टर को झूठ बोलने के लिए बोलती, जिससे कीर्ति को लगे उसका बच्चा मरा है। मधु और मोहित ये बात जानते थे, बाकी किसी को नहीं पता था। मधु रोहन को इन सभी से बहुत दूर एक औरत के पास रखी थी उसको। ये औरत भी वही हॉस्पिटल की नर्स थी, जिसे मधु रोहन के देखभाल के लिए काफ़ी पैसे दिए थे और एक बड़ा सा घर भी। मोहित को ये बात करण से छुपा के रखना सही नहीं लग रहा था, इसलिए मोहित के बार बार कहने पर मधु ये बात करण के सगाई के एक दिन पहले ही बता भी दी थी, जिससे करण काफ़ी खुश हुआ था। लेकिन ये मोहित और मधु की बात अंशिका को पता चल जाता है और फिर अंशिका ये कीर्ति को बता देती है कि तुम एक बच्चे की माँ हो और रूहान ही तुम्हारा बेटा, जिसे तुमसे छुपा कर रखा गया है। और कीर्ति यही बात का फ़ायदा करण और रोशनी की सगाई में उठाई। रोशनी और करण के साथ रूहान तो था, पर 2 साल पहले रोशनी ने भी एक छोटी सी बच्ची को जन्म दिया, जिसका नाम था रानी, जो दिखने में बिल्कुल रोशनी की तरह दिखती थी। और रोशनी ने वक्त रहते रूहान को भी अपना लिया था, वो भी करण के खातिर नहीं, अपने मन से। उसने रूहान को अपना बेटा मान लिया था और रोशनी ने अपनी फैमिली और करण की फैमिली को अपना बच्चा कह दिया था। वैसे भी वो 1 साल तक करण के साथ रही थी, इसलिए सभी ने आसानी से उसकी बात मान ली थी। और ये सुनकर रोशनी की फैमिली और करण की फैमिली दोनों ही नाराज़ हो गई थी दोनों से, पर वक्त रहते सब ठीक हो गया था और रूहान को भी इतना प्यार मिल रहा था जितना रानी को मिल रहा था। और करण के दिल में रोशनी की जगह अब कोई नहीं ले सकता था और छोटी मोटी नोक झोंक दोनों के बीच चलती रहती थी। मधु मोहित अभी तक अपनी फैमिली के साथ रहते थे, दोनों बहुत खुश थे, पर एक सरप्राइज़ अभी बाकी है। मोहित ने आज के दिन सभी को अपने घर बुलाया था। करण, रोशनी, मानवी, अर्जुन, मधु की फैमिली, अपनी फैमिली, सभी को, और विनीत, कोमल, सभी यहीं मौजूद थे। रात का समय हो गया था और पूरे घर में लाइट, फूल, गुब्बारे, काफ़ी चीज़ों से डेकोरेशन किया गया था। रोशनी, रानी, रूहान और करण तीनों ने आज मैच किया। तीनों ने ही वाइट कलर के कपड़े पहने थे। इनफैक्ट जितने भी घर में सभी मौजूद थे वो सभी ने वाइट कलर के ही कपड़े पहने थे। घर में बच्चों का काफ़ी शोर था। मोहित ने भी वाइट सूट पहना था, जिसमें वो बिल्कुल पहले की तरह लग रहा था। मोहित में इन 8 सालों में कुछ नहीं बदला था, सब कुछ पुराना ही था। फिर अपने से लेकर मधु को प्यार जताने तक का सफ़र पहले की तरह था। मोहित बार बार अपनी घड़ी की तरफ देख रहा था और घड़ी में 12 बजने में सिर्फ 5 मिनट की देरी थी, जिसे मोहित की नज़र घड़ी की तरफ जाती तो कभी सीढ़ियों पर। फिर मोहित से रहा नहीं गया तो उसने मधु को कॉल किया और मधु ने बिना मोहित को बोलने का मौका दिए कहा, मैं उसे लेकर बस आ रही हूँ। इतना कहकर मधु ने कॉल कट कर दिया। फिर मोहित ने अपनी जेब की पॉकेट में फ़ोन डाला था कि आदित्य आया और मोहित की पैंट पकड़ते हुए बोला, पापा मेरे साथ नाइंसाफ़ी मत करिए। उसके बर्थडे पर इतना सब और मेरे बर्थडे पर एक छोटा सा केक, बस ये गलत है। मोहित ने आदित्य को अपने गोद में लिया, फिर उसके चिन को पकड़ते हुए बोला, क्योंकि तुम बड़े हो और वो तुमसे छोटी है। फिर मोहित की नज़र अचानक से सीढ़ियों से उतर रही मधु पर गई और मधु ने जो छोटी सी बच्ची को अपने गोद में उठाया था और उस छोटी सी बच्ची की आंखों पर एक रिबन थी। उस लड़की ने रेड कलर का फ्रॉक पहना था तो वहीं मधु ने वाइट साड़ी पहनी थी। मधु पहले की तरह दुबली पतली ही थी। वो दिखने में इतनी ही खूबसूरत थी जितनी पहले वो खूबसूरत थी। मधु नीचे आ गई, फिर एक जगह पर जाकर खड़ी हो गई और सभी टाइमिंग देखने लगे और अब 12 बजने में सिर्फ 5 सेकंड ही बचे थे, जैसे सभी शोर करने लगे। और छोटी सी बच्ची ने अपने कानों पर हाथ रख दिए और बोली, मम्मा इतना शोर क्यों है। ये थी मधु, मोहित की बेटी, जिसका नाम था साक्षी। साक्षी आज 5 साल की होने वाली थी। मधु ने आदित्य को जन्म देने के 3 साल बाद ही साक्षी मधु और मोहित की ज़िंदगी में आई थी,
जिसे मोहित और मधु के बीच प्यार की डोर को और मजबूत कर दिया था। मोहित के चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल थी। वो साक्षी के पास आया, फिर उसने आदित्य को नीचे उतारा और साक्षी के आंखों पर बंधे रिबन को निकाला। और जैसे ही साक्षी ने अपनी आंखें खोली, वैसे ही साक्षी के कानों में सभी की आवाज़ सुनाई दी, हैप्पी बर्थडे साक्षी। साक्षी के चेहरे पर एक बड़ी वाली मुस्कुराहट आ गई। फिर उसने खुश होते हुए कहा, थैंक यू आप सभी को। फिर मधु और मोहित दोनों ने साक्षी के गाल पर चूम लिया और प्यार से विश किया, हैप्पी बर्थडे माय डॉल। फिर साक्षी को मधु ने नीचे उतारा और साक्षी भागते हुए अपने केक के पास आकर खड़ी हो गई। फिर पीछे मुड़कर मधु और मोहित से पूछने लगी, क्या मैं इस केक को कट कर सकती हूँ? मधु मोहित दोनों ही अपना सिर हाँ में हिलाया। फिर मधु ने मोहित की तरफ देखकर कहा, आज हम दोनों को भी एक साथ हुए 11 साल से ज़्यादा वक्त हो गया है, फिर भी आप मुझसे पहले की तरह प्यार करते हैं और मैं भी आपसे। मोहित ने मुस्कुराया, फिर उसने जवाब दिया, हाँ, और ये बात तुम काफ़ी बार दोहरा चुकी हो, इसलिए मैं कभी भूला नहीं। मधु ये बात सुनकर मुस्कुराई और हंसते हुए बोली, और मैं कभी आपको भूलने भी नहीं दूंगी। थोड़ी देर बाद पार्टी ख़त्म हो चुकी थी और सभी अपने घर चले गए थे। मधु ने पहले साक्षी और आदित्य को कपड़े बदलाकर सुलाया। फिर वो अपने कमरे में आई तो उसने देखा कि मोहित खिड़की के पास खड़ा था, जिसे देखकर मधु पास आकर खड़ी हो गई। फिर उसने अपना सिर मोहित के कंधे पर टिका दिया और खुले आसमान की तरफ देखकर उसने सवाल किया, आप यहाँ क्यों खड़े हैं? मोहित मुस्कुराया और बोला, मुझे आसमान की तरफ देखकर अपने पुराने दिन याद आते हैं, जिस पल तुम नहीं थी। उस पल में आसमान की तरफ देखकर चांद को निहारता था, फिर सोचता था कि वो पल कभी ना आए जिस पल में मुझे तुम्हारे बगैर रहना पड़े। यह सुनकर मधु उदास हो गई। फिर उसने अचानक से अपने आ रहे ख्याल को झटका और मोहित का हाथ पकड़कर मोहित को अपनी तरफ करके बोली, मैं भी यही चाहती हूँ कि आप हमेशा मेरे साथ रहें, बस मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। मोहित मुस्कुराया और मधु के दोनों हाथों को चूमते हुए बोला, हम साथ रहेंगे पूरी ज़िंदगी। इतना कहकर मोहित नीचे झुक गया। फिर उसने मधु के माथे को चूम लिया और दोनों की हमेशा छोटी मोटी नोक झोंक रहती थी। लड़ाई भी करते थे, कभी एक दूसरे से नाराज़ होते थे तो कभी एक दूसरे को मना भी लिया करते थे। इसी तरह दोनों एक दूसरे के साथ रहते थे। द एंड। तो बस आज ये स्टोरी कंप्लीट हो गया है। कैसी लगी ये स्टोरी ज़रूर बताना। और पहले शुरुआत की तो पता नहीं था कि कहाँ तक ये जाती है, कहाँ तक अपलोड करूँगी, पर आज इसका आखिरी पार्ट है। बस जिस तरह से इस स्टोरी को और इसके पहले स्टोरी को आप सब ने खूब प्यार दिया और सपोर्ट किया, आप सब उसी तरह मेरे आने वाली सभी स्टोरी को भी उम्मीद है कि प्यार देंगे और सपोर्ट करेंगे।